ओके सो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद उमैर ख़ान, योर बायोलॉजी टीचर। ओके सो हमारा पहला चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर बायो का पहला चैप्टर होता है गालिबन ये। अच्छा जी, तो इसमें वैसे एमडी कैट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3, 3 से 4, 5 क्वेश्चन इससे लाजमी लाजमी आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब हाई यील्ड एक चैप्टर है हमारे पास ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और साथ साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन रिटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा है। कंपाउंड्स के नाम, चीज़ों के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, तो वो याद करने के लिए ज़्यादा हैं। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री है क्या चीज़ बेसिकली, क्योंकि अच्छा केमिस्ट्री तो सबको पता होगा क्या चीज़ है, लेकिन वो केमिस्ट्री जो कि बायो के अराउंड रिवॉल्व करे या लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करे उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करने वाली केमिस्ट्री तो एक मुश्किल सी बात हो गई। अब आसान बात क्या है कि भाई हमारी हमारी हम अपनी बॉडी की बात कर लेते हैं या कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन एक बैक्टीरिया, एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया, उसकी हम बात कर लेते हैं तो उसके अंदर भी रेस्पायरेशन, डाइजेशन जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रोसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, अब इन सारे प्रोसेस की अपनी अपनी केमिस्ट्री होती है। हम खा रहे होते हैं, एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, रेस्पायर कर रहे होते हैं, ये सब प्रोसेसेस हैं प्रॉपर। इन सारी चीज़ों को जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे प्रोसेस चल रहे हैं, इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप। इट कुड बी कैटाबॉलिक इन नेचर और इट कुड बी एनाबॉलिक इन नेचर। ठीक है, अभी हम आगे जाके देखेंगे, समझ आएंगी सारी सारी चीज़ें, लेकिन ये वो सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे होते हैं। ठीक है, अब जहां जहां बात आती है केमिस्ट्री की तो वहां वहां हमें बात करनी पड़ती है कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो अब क्योंकि केमिस्ट्री की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल्स की बात तो होगी, लेकिन यहाँ बात हो रही है बायोकेमिस्ट्री की, तो हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। तो अब बात सारी आसान सी है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी हमें केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं। अब वो केमिस्ट्री की जहाँ जहाँ, जैसे मैंने बात करी कि बात होती है मॉलिक्यूल्स की, जहाँ जहाँ केमिस्ट्री वहाँ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। तो वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें मिलते हैं, दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या फिर बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब तीसरी एक बड़ी अजीब सी टर्म लिखी हुई है बायो एलिमेंट्स। अब बच्चे बोलेंगे यार एलिमेंट्स तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये बायो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स तो सबने पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक वर्ड लग गया है बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ। तो वो एलिमेंट्स जो कि लाइफ से रिलेटेड है उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ऑलराइट, अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 92 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन एलिमेंट्स में से भी सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। वो एलिमेंट्स मेजर भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रेजेंस। फिर से बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रेजेंस ओनली। यहाँ पे हम उनकी इंपॉर्टेंस की बेसिस पे नहीं क्लासिफाई कर रहे। अब मेजर एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स के प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? आप सेल के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, एक इमेजिन करें, आप सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। एंटर होते ही पहले क्या चीज आएगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप सेल से लीव कर रहे हैं तो क्या चीज आएगी? सेल मेम्ब्रेन। तो एंटर करते वक्त और लीव करते वक्त जो कुछ बीच में आया है ना, इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन, वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। ऑलराइट, अब 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म जो एलिमेंट्स बना रहे हैं, जो बायो एलिमेंट्स बना रहे हैं, उनको हम कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। इसमें आता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अच्छा, इसी तरह माइनर पे आ जाते हैं। अब मेजर क्योंकि 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, माइनर इसलिए क्योंकि 1% बना रहे हैं। लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि ये प्रेजेंस की बेस पे हो रहा है कि कितनी कितनी क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंस की बात अलग है, इनमें से किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ट्रेस एलिमेंट में जिंक लिखा हुआ है, अब ट्रेस एलिमेंट 0.01% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म में कुछ भी नहीं बनता, ये बहुत छोटी सी अमाउंट है, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है। आयरन का होना बहुत जरूरी है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो एनीमिया यानी कि ब्लड जो लाइक डेफिशिएंसी हो जाती है हमें हीमोग्लोबिन की, तो वो आयरन आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा हमारा, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। तो ट्रेस एलिमेंट है 0.01, लेकिन आयरन की कमी एक एनीमिया इतना बड़ा लाइक इतना बड़ा लाइक डिजीज क्रिएट कर सकती है। तो ये प्रेजेंस की बेस से बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ। जिंक यहाँ लिखा हुआ है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैंगनीज इसकी अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। कॉपर भी।
अच्छा जी। तो ट्रेस एलिमेंट 0.01% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, और बस ये एलिमेंट्स हैं, कुछ-कुछ पता होने चाहिए। बहुत कम चांसेस हैं कि ये कोई एलिमेंट देके पूछा जाए, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि आगे सब जाके यही सब पढ़ना है, ठीक है? अब जो कुछ पढ़ा उसको रिलेट कर लेते हैं कि भई बायो एलिमेंट्स क्या हैं, कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं। उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट जब मिलते हैं तो बनते हैं बायोमोलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब एक मिसकंसेप्शन है, बच्चे समझते हैं कि भई बायोमोलिक्यूल्स है, लाइफ की बात हो रही है तो सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं, भई इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अब ऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, सबको आगे आगे करके डिस्कस करना है, ठीक है? और इनऑर्गेनिक में वी हैव वाटर एंड मिनरल्स। ऑलराइट। अच्छा जी, अब चलते हैं भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अब कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस को बगैर मोनोमर एंड पॉलीमर का बैकग्राउंड दिए नहीं पढ़ाया जा सकता। अब मोनोमर क्या होता है? मोनोमर सिंगल यूनिट्स होते हैं। वैसे जो अभी वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूँ, सिंपली फिर एग्जांपल देता हूँ कि सिंगल यूनिट जो है वो मोनोमर कहलाता है, और बहुत सारे सिंगल यूनिट यानी कि बहुत सारे मोनोमर मिलेंगे तो बनेगा एक अदद पॉलीमर। अब और पॉलीमर क्या है? फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मोनोमर्स, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे सिंगल यूनिट से मिलके बनने वाला एक बड़ा स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एक वॉल की। अब एक दीवार है, आपको एक बड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन ये दीवार जब बन रही थी तब देखा था आपने उसको कि उसके अंदर कितने सारे छोटे 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 ब्लॉक्स थे। तो उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को मैंने कह दिया मोनोमर, एंड उस वॉल को मैंने कह दिया पॉलीमर। तो ये बस ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, और इतना इतना इस लेवल तक आके काफी सारी एग्जाम्पल्स भी बंदा बंदा खुद भी जनरेट कर रहा होता है मोनोमर पॉलीमर को लेके। ऑलराइट, वॉल की सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल थी तो वो मैंने दे दी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल प्रोटीन की भी दी हुई है। प्रोटीन एक हमारी बॉडी का पॉलीमर है। प्रोटीन एक पॉलीमर है और उसका मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है, मोनोसैकेराइड क्या है? उसका मोनोमर। ऑलराइट। अच्छा जी, अब कंडेंसेशन देख लेते हैं। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जिसमें मोनोमर से हम पॉलीमर्स बनाते हैं। कैसे? वाटर का रिमूवल करके। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन को अगर जरा देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे ये डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स बनाए, ठीक है? एक जगह एच लगा है, ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, ठीक है? बाद में समझ आ जाएगा क्यों लगा हुआ है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जाके जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो रिएक्शन की कंप्लीशन पे ये एच ओ एच अलग हुए, यानी कि एच ओ एच वाटर बना, वाटर मॉलिक्यूल अलग हुआ, और ये जो पर्पल लाइंस थी मिल गई, यानी कि बॉन्ड बन गया दो मोनोमर्स के बीच में। और जब दो मोनोमर्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो क्या बनता है? एक अदद पॉलीमर। तो यहाँ पे मोनोमर से बना पॉलीमर विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो आखिरी आखिरी वाली लाइन तो समझ आ रही होगी कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का क्या मतलब है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इसलिए कहते हैं कि भाई डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूव होना, डी जा रहा है क्या, वाटर हाइड्रेशन जा रही है। इसका मतलब ये है कि वाटर का रिमूवल हो रहा है, और वाटर के रिमूवल होने के साथ साथ हमारे पास क्या हो रहा है? सिंथेसिस। तो इसलिए हम कंडेंसेशन को कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑलराइट। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस पे। अब हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस एक ऐसा पॉलीमर, सॉरी, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। तो हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बिल्कुल अपोजिट है कंडेंसेशन का। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ रहे हैं हम। कंडेंसेशन में तो हम बना रहे थे ना वाटर के रिमूवल से, लेकिन यहाँ पे वाटर को ऐड कर रहे हैं करके हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पॉलीमर से हम मोनोमर बना रहे हैं, और किस चीज से? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो ऊपर इक्वेशन बनी हुई थी इसको उलट कर दें बिल्कुल, तो ये वाली इक्वेशन बन गई। क्या हो रहा है कि भाई एक एक अदद ये रहा पॉलीमर, एंड पॉलीमर के साथ वी हैव वाटर मॉलिक्यूल जिसको हमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमारे पास डिफरेंट 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 पॉलीमर्स मोनोमर्स बन गए, ठीक है? तो ये था हमारे पास हाइड्रोलिसिस। ये सारी चीजें आगे जाके हमें समझ आएगी कि हमने क्यों पढ़ी हैं। अच्छा, आप इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। दो तीन पॉइंट्स में बताता हूँ कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है वो हमारी बॉडी का वो मीडियम है जिसमें सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है? 70% ऑफ अवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। दूसरी चीज, जेलीफिश के बारे में कहा जाता है कि उसकी बॉडी में इतना ज्यादा वाटर होता है कि वो ट्रांसपेरेंट नजर आती है, ठीक है? अच्छा, 85% हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो इन चार पांच बातों से अंदाजा हो गया होगा कि पानी या फिर वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अच्छा, अब इसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हाई पोलैरिटी। वाटर का एक अदद मैंने मॉलिक्यूल यहाँ ड्रॉ किया है, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि दो हाइड्रोजन के छोटे छोटे नन्हे नन्हे से एटम्स हैं, और बीच में एक ऑक्सीजन का एटम है, एक जाइंट सा। अच्छा, हो क्या रहा है कि भाई पोलैरिटी कब डेवलप होती है? कि जब भी एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाए,
तो हमारे पास पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है डेफिनेटली। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन इज वन ऑफ द नहीं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इट्स एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा जी, तो इसके बीच में क्या हुआ, पोलैरिटी डेवलप हुई, एक पोल नेगेटिव एक पोल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इस पोलैरिटी को ही माइंड में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अच्छा, पोलैरिटी की वजह से ही वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। पोलर चीजें तो डेफिनेटली एक रूल है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो पोलर में डिसॉल्व हो गई, लेकिन वाटर काफी हद तक नॉन पोलर को भी कुछ नॉन पोलर कंपाउंड्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। वो डिसॉल्व नहीं करता, उसके उसके अंदर कुछ चार्ज साइट्स होती हैं नॉन पोलर के अंदर, तो वो वाटर के साथ अट्रैक्ट होकर अपने आप को लाइक ऐसा शो करती है कि डिसॉल्व हो गए। तो एक ये वाटर, इसलिए हम उसको एक्सेलेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी से रिलेट करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिसॉल्व हुई होती हैं, बहुत सारी तरह के कंपाउंड्स होते हैं। तो इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी मेजर क्वांटिटी वाटर की ही है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, कैसे मॉलिक्यूल जिसमें एक हाइड्रोजन हो और दूसरा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनके बीच में एक टेम्पररी सा बॉन्ड क्रिएट होता है जो कि काफी स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट से तो कम लेकिन होता स्ट्रांग है कंपैरेटिवली टू अदर इंटरेक्शंस। ठीक है, अच्छा जी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि भाई यहाँ पे एच ओ एच है, ओ एच ओ नेगेटिव था क्योंकि पोलैरिटी थी। ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव था, तो एक ऐसा बॉन्ड जो कि वाटर के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्रिएट हो रहा हो, कैसे कि एक ऑक्सीजन ने दूसरे मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन के साथ एक टेम्पररी बॉन्ड बना लिया हो, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ बन रहे थे, उसको हमने हाइड्रोजन बॉन्ड कह दिया, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आगे जाके सब पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये भी कॉन्सिक्वेंस है किस चीज का, कि वाटर का मॉलिक्यूल पोलर है तभी पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, पोल्स क्रिएट हो रहे हैं तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो सारी चीजें पोलैरिटी पर ही आके एंड होंगी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कोहेजन एंड एडहेशन की। अच्छा, एक और बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, कि ये वाटर को लिक्विड फॉर्म में रखता है काफी ज्यादा टेम्परेचर्स पर। क्यों? क्योंकि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, जैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा, अट्रैक्शन लूज होगी। अगर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, अट्रैक्शन लूज होगी, एटम्स दूर जाने लगेंगे, तो क्या होगा, वाटर डेसिकेट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेल पे रख के देखें तो वाटर डेसिकेट हो जाएगा, डेसिकेशन हो जाएगी, फिर वो एक हमारे पास लीथल कंडीशन होती है सेल के लिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रखती है। ठीक है, एक जगह पे काफी हद तक, काफी ज्यादा टेम्परेचर पर एक सुइटेबल टेम्परेचर तक मेंटेन रखती है वाटर को लिक्विड फॉर्म में। ऑलराइट, अच्छा, कोहेजन एंड एडहेशन की बात करें हम, तो यहाँ पर वाटर की वो अट्रैक्शन जो कि आपस में हो उसको हम कहते हैं कोहेजन, एंड वाटर की वो अट्रैक्शन जो कि डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ हो उसको हम कहते हैं एडहेशन। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है वाटर की, भाई वाटर फ्लो करता है वेजल्स में हमारी बॉडी के। ठीक है, तो उसको चाहिए दोनों प्रॉपर्टीज फ्लो करने के लिए, दोनों प्रॉपर्टीज वाटर की फ्लो करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप देख लेते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन को। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या चीज है भाई, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब है कि रिडक्शन इन द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ वाटर एंड हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स। हाइड्रोफोबिक सॉरी हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स का मतलब है कि वो पार्टिकल्स जो कि वाटर की जिनसे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है, तो उनको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स। तो यानी कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर से दूर भागते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ मैंने एग्जांपल दी कि भाई यहाँ मैंने वाटर का एक थोड़ा सा पार्ट ड्रॉ कर दिया कि भाई ये वाटर है, वाटर के अंदर मैंने फैट या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स डाले। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है, इसका अलग कॉन्टैक्ट एरिया होगा, इसका अलग कॉन्टैक्ट एरिया होगा वाटर के साथ। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं क्या देखूंगा कि वाटर ने क्या किया कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हुए वाटर ने इन ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स को एक बड़ा ड्रॉपलेट बना दिया, जिसके नतीजे में कॉन्टैक्ट एरिया वाटर का कम हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है वाटर की, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की। आयोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो भाई वाटर जो है वो हमारे पास एक आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बुक्स में मेंशन होता है इसलिए मेंशन कर दिया। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके नतीजे में हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन बनता है। आयोनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई वाटर को एज अ बफर भी ट्रैक करना है, वाटर एक एक्सीलेंट बफर भी है, तो आयोनाइजेशन ही वो चीज है जो कि वाटर को हेल्प करती है एज अ बफर एक्ट करने में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या चीज है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसी भी कंपाउंड, किसी भी चीज का कोई से भी मास हो, बस उसका 1 ग्राम को अगर का मुझे टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 0 है, 0 से मुझे 1 डिग्री करना है उसका टेम्परेचर, तो
उसको करने के लिए जो मुझे हीट चाहिए होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑलराइट। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की मैंने यहाँ वैल्यू भी मेंशन कर दी है 4.184 जूल और 1 कैलोरी, काफी ज्यादा वैल्यू होती है। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हम देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या सीन है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा वाटर में होती है उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब हम उसको दोबारा से हीट देंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में लाइक करेंगे, उसमें उसमें हम हीट देंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने चाहिए। नहीं, यहाँ पे वाटर में क्या सीन है, ये कोवेलेंट बॉन्ड पहले नहीं टूटेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे फिर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, और जब तक ये होएगा इतने में बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो जाएगी, जिसकी यही वजह है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। और यही वजह है, यही सारे रीजंस हैं कि वाटर जो है वो यही सारी लाइक ये जितना मैंने आपको समझाया यही सारी चीजें वाटर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ऑलराइट। अच्छा, इसी से मिलता जुलता है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की मैं बात करूं, देखो वाटर ही है लेकिन उसको हमें लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। किसी भी चीज को अगर लिक्विड से हमें गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लेकिन अगर वाटर को कन्वर्ट करना है तो हम उसको कहेंगे वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ऑलराइट। तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर की हीट क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज्यादा हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स उतनी ज्यादा अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें इसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 574 कैलोरीज पर ग्राम, ये बहुत ज्यादा वैल्यू बनती है। कैलोरी तो बहुत कम है, इसको अगर आप जूस में कन्वर्ट करें तो आइडिया हो जाएगा कितनी ज्यादा वैल्यू है पर ग्राम। इसको कंपेयर करें पर ग्राम, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है 1 ग्राम ऑफ वाटर को गैशियस वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। ऑलराइट। अच्छा जी, अब ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब चलते हैं भाई हमारे पहले बायो मॉलिक्यूल की तरफ जो कि है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब इसमें नेगेटिव OH ग्रुप बहुत ज्यादा होंगे। आइन आइन ठीक है, अभी नेगेटिव OH है तो आइन कहेंगे, वैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह सकते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन अपने अपने एक फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे मैंने बना भी दिया है। खैर यहाँ पे देखें, ये एक एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है HCOH। ठीक है, इस एल्डिहाइड पे डिफरेंट डिफरेंट OH लगे हुए हैं जगह जगह पे, तो यानी कि क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरह यहाँ पे देखो कीटोन ग्रुप है, डबल बॉन्ड OC। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इनको हम जो है वो सैकराइड्स भी कहते हैं क्योंकि स्वीट इन टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो वाटर का रेशियो है, सॉरी इनके अंदर जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो है दैट इज सिमिलर टू द रेशियो ऑफ वाटर। इसका इसलिए हमने कह दिया कि भाई ये हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें मैंने बता दी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अच्छा जी, अब हम कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले अच्छा कार्बोहाइड्रेट को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है तीन कैटेगरीज में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्या है, सिंगल यूनिट शुगर्स हैं। ठीक है, सिंगल यूनिट शुगर्स यानी कि सिंगल सैकेराइड में कह लूं इसको, मोनोसैकेराइड कह लूं, एक ही बात है, तीनों बातें एक ही है। मतलब कि इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। अब ऊपर जरा चलते हैं, मैंने ऊपर क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस में कि एक पॉलीमर को मजीद हाइड्रोलाइज किया जा सकता है इनटू मोनोमर्स। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज हम नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये इट सेल्फ एक मोनोमर है, तो मोनोमर तो हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, इनका जनरल फॉर्मूला देखें CnH2nOn, ये पेपर्स में अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें वही CnH2n H2ONN, ये इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है। अच्छा जी, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है, मोनोसैकेराइड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन फंक्शनल ग्रुप की बेस पे, जैसे मैंने अभी बताया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है, तो इनको फंक्शनल ग्रुप की बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोसैकेराइड को, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे भी कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो रेंज होती है ना मोनोसैकेराइड में, वो होती है 3 to 7, मतलब कि एक मोनोसैकेराइड में 3 से लेके 7 तक कार्बन एटम हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जितने एटम्स है ना एक मोनोसैकेराइड में, उन सब पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे सिवाय एक के जिसपे फंक्शनल ग्रुप होगा। ऑलराइट, ये बात भी बहुत इजी सी है।
अच्छा, थोड़ी-सी अब हम इसका एक टेबल है जो कि आप लोगों की बुक में प्रेज़ेंट होता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ट्रायोसिस है, 3 से लेके 7 तक जा रहा है ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, इन सब के फ़ॉर्मूलाज़ हैं। अब इनकी एक एल्डोसिस फ़ॉर्म है और एक कीटोसिस फ़ॉर्म है, यानी कि एक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है और एक पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1-2 को देख लेते हैं, ट्रायोसिस है, ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। जब आगे जाके ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ठीक है? अच्छा, ये वाला जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए ये पूरा एमडी कैट के हिसाब से। ऑलराइट, इसके अलावा टेट्रोसिस है, अरिथ्रोस, अरिथ्रुलोस, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, ये एल्डोसिस फॉर्म है। राइबुलोस इसकी कीटोसिस फॉर्म है। अच्छा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, हेक्सोसिस की एल्डोसिस एंड फ्रक्टोसिस जो है वो कीटोसिस फॉर्म है। फ्रक्टोज जो है वो कीटोसिस फॉर्म है हेक्सोसिस की। ऑलराइट, हेप्टोसिस को अगर हम देखें तो इसमें ग्लूकोहेप्टोस आता है और सीडोहेप्टुलोज आता है, ठीक है? तो इसमें हमारे पास ये जो टेबल है इसकी एग्जांपल्स और इनके फार्मूलाज और फंक्शन थोड़े-थोड़े से आप लोगों को पता होने चाहिए, ये अक्सर पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है? इसलिए मैंने टेबल यहाँ पे लगा दिया था। नेक्स्ट वी हैव ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड हमारे पास 2 से लेके 10 तक के मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक अदद पॉलीमर है। अच्छा, अब ये पॉलीमर है लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया, ओलिगो कह दिया हमने, इसको ओलिगोसैकेराइड कह दिया। ऑलराइट, 2 से लेके 10 तक अगर मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे ओलिगोसैकेराइड, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या, अब चूंकि 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं, तो अब जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डेफिनेटली जब हाइड्रोलिसिस होगा तो अगर फॉर एग्जांपल 3 मोनोसैकेराइड से बना है तो हाइड्रोलिसिस में 3 हमें मोनोमर्स मिल जाएंगे। अगर 4 मोनोसैकेराइड का पॉलीमर है या ओलिगोसैकेराइड है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है टेट्रासैकेराइड है, तो टेट्रासैकेराइड के हाइड्रोलिसिस पे हमें कितने मोनोमर्स मिलेंगे? 4 मोनोमर्स मिलेंगे। 4 सैकेराइड यूनिट्स, 4 सिंगल यूनिट्स मिलेंगे। ऑलराइट, अच्छा, जैसे जैसे आप लोग देखेंगे कि पॉलीमर चेन बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट में इसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है और इसकी स्वीट जो टेस्ट है वो भी कम होता जाता है, ठीक है? अच्छा, अब ओलिगोसैकेराइड में हमारी बुक जो है वो डाइसैकेराइड थोड़ा डिटेल में बताती है, तो इसको देख लेते हैं। डाइसैकेराइड्स में हमारे पास एग्जांपल आती है सुक्रोज की, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज को हम केन शुगर कहते हैं। शुगर केन होता है, शुगर केन के अंदर सुक्रोज इटसेल्फ आइडिया हो रहा होता है कि शुगर केन के अंदर प्रेजेंट होती है शुगर, ठीक है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने की वजह से क्योंकि डेफिनेटली ये डाइसैकेराइड है तो इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज भी होगा और फ्रुक्टोज भी होगा। डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोसैकेराइड या 2 मोनोमर्स तो होने चाहिए ना, तो एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रुक्टोज होगा हमारे पास इसमें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुक्रोज जो है वो हमारे पास केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट शुगर कहलाती है। क्यों? क्योंकि भाई ये इनर्ट है, तो ये जाते वक्त जहां भी हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, आगे इंशाल्लाह हमें जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें फ्लोम लोडिंग एंड अनलोडिंग पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये वाली चीज और क्लियर हो जाएगी कि इसको हम एज ट्रांसपोर्ट शुगर क्यों इसको एज ट्रांसपोर्ट शुगर बेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई ये जाते वक्त किसी चीज से रिएक्ट ही नहीं करेगी, जैसी गई है वैसी पहुंच जाएगी। ऑलराइट, अच्छा, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस हैं, एग्जैक्टली आप लोगों ने याद करना है, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर किसी बच्चे को फिर भी नहीं समझ आए तो वो फिर मुझसे मैसेज कर ले, मैं उसको जो है वो ये क्लियर कर दूंगा। बहरहाल इसकी इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि सुक्रोज के अंदर कौन सा अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्यों कहते हैं भाई? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और इनके अंदर अगर लिंकेज हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं भाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दो अदद मोनोमर्स के बीच में, दो अदद मोनोसैकेराइड्स के बीच में। ऑलराइट, कौन से दो अदद? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अच्छा, अब आते हैं माल्टोज में। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्ट शुगर, अच्छा, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनती है और इसके अंदर अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद है अच्छा, जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर माल्टोज होता है, ठीक है? अच्छा, लैक्टोज की अगर हम बात करें तो लैक्टोज मिल्क शुगर है, तो सब बच्चों को ही पता होगा मिल्क शुगर, लैक्टोज इंटॉलरेंस का पता है, जिसमें एक बंदा कोई कोई से भी एक इंडिविजुअल वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। वो भी एक चीज़ है, आगे जाके डाइजेशन का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। मिल्क शुगर होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो कि दोनों ही मैंने ऊपर टेबल में बताया था कि दोनों ही क्या है, मोनोमर्स हैं। क्योंकि डाइसैकेराइड की बात हो रही है तो दो अदद मोनोमर के मिलने से बनने वाला एक अदद लैक्टोज डाइसैकेराइड है और इसके अंदर बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ऑलराइट, अच्छा, अब हम मूव करते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। अब पॉलीसैकेराइड मोर देन 10 की तो हमने बात कर ली ना कि भाई 10 तक होंगे तो भाई वो ओलिगोसैकेराइड होगा, लेकिन मोर देन 10 है ना, तो इसका मतलब है कि दैट इज अ पॉलीसैकेराइड। अब ये पॉलीसैकेराइड जब
हाइड्रोलिसिस होगा, डेफिनेटली पॉलीमर है, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, तो ये 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड, अगर 10 से ज़्यादा यील्ड कर रहा है इट मीन्स कि ये एक पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाटर के अंदर इनसॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी और टेस्ट लेसनेस बढ़ती जाएगी। पहले स्वीट था, फिर लेस स्वीट हुआ, अब ऑलमोस्ट टेस्टलेस हो गया। ऑलराइट। अच्छा जी, अब पॉलीसैकेराइड की भी एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हीट्रोपॉलीसैकेराइड। होमो मतलब सेम, हीट्रो मतलब डिफरेंस, ये तो सबको ही पता है। अगर एक पॉलीसेक्राइड में सिमिलर तरह के जो है वो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मोनोसेक्राइड, देन इट इज कॉल्ड होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड की एग्जांपल चारों हम पढ़ेंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन, ये सारी एग्जांपल्स हैं होमोपॉलीसेक्राइड की। एगार एंड पेक्टिन, एगार आप लोग आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो एगार एंड पेक्टिन का भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो के किसके अंदर क्लासिफाई होते हैं, ये हीट्रो पॉलीसेक्राइड है। पेक्टिन हमें कहाँ मिलता है, पेक्टिन जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा हमें कि सेल वॉल में हमें कहाँ मिल रहे होते हैं पेक्टिन के सॉल्ट्स। ऑलराइट। एगार एक जेली लाइक मटेरियल होता है, ये भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड अगर कंडेंस हो रहे हैं तो वो हीट्रोपॉलीसेक्राइड कराएगा, जैसे जिसकी एग्जांपल है अगार एंड पेक्टिन, एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स की। पहला होमोपॉलीसेक्राइड है स्टार्च। स्टार्च जो है वो कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस से बनता है। ये एग्जैक्टली याद कर लें, किसी बच्चे को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है तो मुझे मैसेज कर ले, मैं इसको प्रॉपर समझा दूंगा कि भाई अल्फा ग्लूकोसिस का क्या मतलब है, बीटा ग्लूकोसिस का क्या मतलब है। लेकिन अगर इसको जैसे ऐसे याद कर लिया जाए तो ये सही है ज़्यादा, क्योंकि पेपर में ये जस्ट एज इट इज़ आ सकता है। ऑलराइट। अच्छा, फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए अगर किसी को पूछना है तो नो वरीज, मुझे मैसेज कर ले, मैं इसको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। अच्छा, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट है स्टार्च, जो है वो ट्यूबर्स वगैरह में हमें मिलता है, पोटैटो में, जो भी ज़मीन के नीचे उगने वाली वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर हमें मिलता है स्टार्च। ऑलराइट। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है कि ये आयोडीन के साथ जब हम इसका रिएक्ट, हमें पता करना हो कि भाई किसी चीज़ में स्टार्च है या नहीं, तो हम उसका रिएक्शन कराएंगे आयोडीन से। तो आयोडीन के साथ हम देखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ हमें देखनी है कौन सा पॉलीसेक्राइड है, तो उसके हम देखेंगे कि आयोडीन के साथ अगर वो सॉरी हाँ, आयोडीन के साथ अगर वो ब्लू कलर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्टार्च है। ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है पॉलीसेक्राइड की। अगर आयोडीन के साथ कोई भी कंपाउंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के पॉलीसेक्राइड्स हैं, तो उसके अंदर अगर आयोडीन के साथ कोई सा पॉलीसेक्राइड ब्लू कलर दे रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, स्टार्च है। अच्छा, स्टार्च के अंदर हमारे पास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में आती है कि अमाइलोज एक चेन होती है और एक अमाइलोपेक्टिन चेन होती है। अमाइलोज एक अनब्रांच लीनियर चेन होती है, ठीक है, सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, ये याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि अमाइलोज सॉल्यूबल इन हॉट वाटर है, ठीक है। आ, इसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, ये याद करना है, बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट याद कर लो, नहीं मसला, अगर मसला हो रहा है तो मुझे मैसेज कर लो, मैं समझा दूंगा। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होती है और इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, ठीक है। अल्फा 1 से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होते हैं, ठीक है। अभी दोबारा बता रहा हूँ, अमाइलोज इज अनब्रांच्ड, अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। ऑलराइट। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तो सबको ही पता होता है, लिवर, जहाँ लिवर की बात आती है ग्लाइकोजन सबको पता है क्या होता है। अच्छा, कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस, अगेन ये स्टार्च के जैसे ही है, अल्फा ग्लूकोसिस की कंडेंसेशन से बनता है। कंडेंसेशन मतलब कि होमोपॉलीसेक्राइड है तो कंडेंसेशन की का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास बहुत सारे अल्फा ग्लूकोसिस मोनोमर हैं जो कि एक पॉलीमर बना रहे हैं, जिसको हम जो कि एक होमोपॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजन। ऑलराइट। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, जैसे वो स्टार्च जो है वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट था, इसी तरह ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल है। अच्छा, अब बहुत सारे पॉलीसैकेराइड रखे हुए हैं, अगर आयोडीन के साथ कोई सा भी रेड कलर अगर दे दे, रेड कलर से ही लिखा है मैंने, अगर रेड कलर अगर कोई भी दे दे तो इसका क्या मतलब है कि वो ग्लाइकोजन है। ऑलराइट। अच्छा, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो है वो मोर ऑफ ब्रांच टाइप होता है, ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। अच्छा, सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज के बारे में एक एमसीक्यू आ सकता है कि ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ है। ऑलराइट। अच्छा, अब सेल्यूलोज जो है, जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोसिस से बन रहे थे, इसी तरह सेल्यूलोज जो है वो हमारा कंडेंसेशन ऑफ बीटा ग्लूकोसिस से बन रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या कि बहुत सारे बीटा ग्लूकोसिस मोनोमर है और सेल्यूलोज एक पॉलीमर है किसका, बहुत सारे छोटे 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 मोनोमर्स जो कि बीटा ग्लूकोसिस हैं। ऑलराइट, कंडेंसेशन हो रही है। अच्छा, अब ये है स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट। अगेन, सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है ये। अच्छा, अ, अब इसके अलावा अब
कोई सा पॉलीसैकेराइड मेरे सामने लाया गया, मुझे मुझे बोल रहा है कोई बंदा कि भाई बताओ कौन सा पॉलीसैकेराइड है। मैंने उसको टेस्ट किया, भाई आयोडीन के साथ कोई कलर ही नहीं आ रहा। अगर ब्लू कलर आ रहा है तो ब्लू कलर, तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा स्टार्च। अगर रेड कलर आ रहा है तो रेड कलर का मैं बोल दूंगा भाई ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन है। अगर कोई कलर नहीं आ रहा, कोई भी कलर नहीं आ रहा, आयोडीन एज इट इज है, तो इसका क्या मतलब है? आयोडीन ब्राउन होता है वैसे। इसका क्या मतलब? ब्राउन कलर का रिटेन हो रहा है तो क्या मतलब है कि भाई वो सेल्यूलोज है। अच्छा, अब ये जो सेल्यूलोज है, मैंने बताया था अमाइलोज, मैंने रिपीट भी किया था वहां पे कि अमाइलोज क्या है? स्ट्रेट अनब्रांच चेन है। अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच चेन है, अमाइलोज स्ट्रेट चेन है। तो ये सेल्यूलोज रिजेंबल करता है अमाइलोज की, अमाइलोज चेन ऑफ स्टार्च को। और ये अनब्रांच होता है विद बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। आखिरी दफा कह रहा हूँ कि इसको एज इट इज याद कर लो, इट इज बेटर। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है वाला पॉइंट, और अगर किसी को कंसेप्ट चाहिए इसका, तो मुझे मैसेज कर ले, मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, अब काइटिन की बात कर लेते हैं। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये आपकी बुक कहती है, एमसीक्यू में आ सकते हैं इस तरह के पॉइंट, इनको याद करना बहुत जरूरी है। काइटिन हमारे पास एक फंगल सेल्यूलोज है, ऑलराइट, फाउंड इन फंगल सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में हमें ये मिल रहा होता है। ठीक है, अच्छा, पॉलीमर है किसका? अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि पॉलीमर है एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन। भाई इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्या है भाई? ये कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही तो है, कुछ एक्स्ट्रा चीज थोड़ी है। सिर्फ एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ग्लूकोज नजर आ रहा है यहाँ पे, उसमें अमाइन लग गया, एन एसिटाइल ग्रुप लग गया। कुछ भी नहीं है, ग्लूकोज में एन एसिटाइल लग गया, डी ग्लूकोज है, ये भी मैं बता दूंगा बाद में। और इसमें एक अमाइन ग्रुप लग गया, तो एक मॉडिफाइड फॉर्म है एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन। अच्छा, पॉलीमर ऑफ यानी कि एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन एक मोनोमर है, और इसका पॉलीमर क्या है? काइटिन। ये अनब्रांच्ड होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये आखिरी आखिरी चीज तो याद करनी थी इसमें, ऑलराइट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमारा वाइंड अप होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। भाई प्रोटीन्स, जितने लोग जिम जाते हैं यहाँ पे उन सबको तो आइडिया होगा कि भाई प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। प्रोटीन का कॉन्सेप्ट तो जिम जाने वाले लोगों को आइडिया हो गई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं प्रोटीन्स की बात जब हम करते हैं तो इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये सारे बायो एलिमेंट्स हैं, पूरा डिटेल में बता चुका हूँ स्टार्ट में बायो एलिमेंट्स क्या है, ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सीन है हमारे पास के प्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर जो है वो अच्छा, अब ये बात समझने वाली है। बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन ये होता है कि भाई अमाइनो एसिड का पॉलीमर हमारा प्रोटीन कहलाता है। नहीं, अमाइनो एसिड का पॉलीमर भी प्रोटीन है एंड पॉलीपेप्टाइड चेन का पॉलीमर भी प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अमाइनो एसिड की बात करूं तो अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या? मोनोमर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सारे पॉलीमर्स के। तो अमाइनो एसिड भी इसी तरह बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? प्रोटीन का। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं, वैसे तो बहुत सारी तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन उसमें से 20 तरह के अमाइनो एसिड जो हैं वो कॉमनली हमें मिलते हैं प्रोटीन्स के अंदर। अब यहाँ पे एक मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है किसका? अमाइनो एसिड का। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है अमाइनो एसिड का। यहाँ पे सेंट्रल एक अल्फा कार्बन है, ठीक है, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन या कायरल कार्बन भी कह सकते हैं। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसके चारों बॉन्ड्स डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हों। यहाँ पे हमारे पास क्या अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक आर रेडिकल है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप है, ऑलराइट। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका? अमाइनो एसिड का। स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए लाजमी। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड है ना, ये सारा स्ट्रक्चर तो रिटेन रहेगा सिर्फ आर के अलावा। ये आर चेंज होता जाएगा, अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डाईपेप्टाइड क्या होता है। भाई डाईपेप्टाइड समझेंगे तभी तो पॉलीपेप्टाइड समझ आएगा। डाईपेप्टाइड क्या होता है? यूनियन ऑफ टू अमाइनो एसिड। दो अमाइनो एसिड के यूनियन से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं डाईपेप्टाइड। अब देखो, ये एक अमाइनो एसिड का यूनिट है जो कि मैंने ऊपर बनाया था। देखो, ये रहा कायरल कार्बन, यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, ये रहा कायरल कार्बन, या सेंट्रल अल्फा कार्बन कह लो। यहाँ पे आर ग्रुप, यहाँ पर भी आर ग्रुप, यहाँ पर भी है। ये कोई सा भी अमाइनो एसिड हो सकता है, कोई सा भी अमाइनो एसिड हो सकता है। यहाँ पे भी अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे भी अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप है। बस हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रही है कंडेंसेशन। क्या बताया था मैंने कि एक हाइड्रोजन और एक OH आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, जिसके नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और वो रिमूव होगा, जिसके नतीजे में एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड यहाँ पे मैंने रेड से शो किया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, इसको मैंने कह दिया पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन के अंदर जैसे ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थे, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज है।
और इसके नतीजे में एक बड़ा हमारे पास डाइपेप्टाइड बन गया, और डाइपेप्टाइड के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल भी तो रिमूव हुआ। तो ये एक इलेबोरेटेड फॉर्म है कंडेंसेशन वाली इक्वेशन की, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि डाइप, अच्छा फॉर एग्जांपल हमारी बुक बताती है कि भाई एक ग्लाइसिन है, एक अमीनो एसिड, दूसरा एक एलेनिन है। तो जब उनमें कंडेंसेशन होगी तो ग्लाइसिल एलेनिन करके एक हमारा एक डाइपेप्टाइड बन जाएगा, बुक्स में बताया जाता है। तो बस ये है कि एक ग्लाइसिन अलग था, एक एलेनिन अलग था, जब मिल गया तो उनका नाम हमने ग्लाइसिल एलेनिन करके एक ही नाम दे दिया, एक डाइपेप्टाइड को। ऑलराइट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलीपेप्टाइड पे। तो पॉलीपेप्टाइड क्या चीज है भाई? एडिशन ऑफ मोर अमीनो एसिड्स टू अ डाइपेप्टाइड। अब डाइपेप्टाइड के बारे में मैंने क्या बताया कि भाई दो अमीनो एसिड, ये दो अमीनो एसिड मिले तो बना क्या? डाइपेप्टाइड। अब डाइपेप्टाइड में एक एक करके एक और अमीनो एसिड ऐड होता जाए, उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते जाएंगे। ऑलराइट। अच्छा, अब पॉलीपेप्टाइड तीन से स्टार्ट होती है, दो है, दो डाइपेप्टाइड, दो से ज्यादा, फिर पॉली तीन आ गए, ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ऑलराइट। अच्छा, अब दो अमीनो एसिड, दोबारा मैं इसको मैं समराइज करता हूँ कि भाई प्रोटीन है, प्रोटीन के जो है वो अमीनो प्रोटीन जो है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमीनो एसिड या फिर पेप्टाइड। ठीक है, मैं ऊपर ले जाता हूँ दोबारा से कि प्रोटीन का पॉलीमर, प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन का। ठीक है, अब अमीनो एसिड का मैंने बता दिया, अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड मिलेंगे तो डाइपेप्टाइड बन जाएगा। अब डाइपेप्टाइड में एक एक करके अमीनो एसिड जुड़ता जाए। ठीक है, एक अमीनो एसिड, अच्छा अब एक डाइपेप्टाइड में क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट बात, कि एक डाइपेप्टाइड में एक एन टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल भाई अमाइन टर्मिनल कह लो, एक टर्मिनल होता है सी टर्मिनल, कार्बोक्सिल टर्मिनल कह लो। तो इस कार्बोक्सिल टर्मिनल पे जैसे जैसे अमीनो एसिड ऐड होते जाएंगे, अमीनो एसिड ऐड हो जाएंगे, कंडेंसेशन होती जाएगी, एक आएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो एक और अमीनो एसिड जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा? ये ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, इस तरह ये सारे पॉलीपेप्टाइड्स हैं। तो अब पॉलीपेप्टाइड्स जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि है एक अदद प्रोटीन। तो प्रोटीन एक बहुत बड़ा पॉलीमर है, किसका? पॉलीपेप्टाइड्स का या फिर अमाइनो एसिड्स का। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा होपफुली। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे। अच्छा, प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो या तो प्राइमरी हो सकता है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि भाई ये मैंने ग्रीन से जो शो किए हैं समझो ये अमाइनो एसिड है, ये रेड से जो शो किए हैं समझो कि भाई ये लिंक्स है, कौन से? पेप्टाइड लिंकेजेस। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थे, इसी तरह यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेजेस हैं। तो लीनियर स्ट्रक्चर है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बोला है फिर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर वही प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगर जो है वो कॉइल होना शुरू हो जाए, कॉइल एक अच्छी टर्म रहेगी, किसमें? बीटा प्लेटेड शीट्स। ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स, या फिर एक अल्फा हेलिक्स में, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऑलराइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे पास आता है इसके बाद टर्चरी स्ट्रक्चर। अब टर्चरी स्ट्रक्चर क्या चीज है कि when an either alpha helix or beta pleated sheets become folded again by the presence of ionic और disulfide bond, यानी कि जब आयनिक और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे, किसके अंदर? अल्फा हेलिक्स, जो कि मैंने बताया कि क्या है, एक अदद सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स के बीच में, तो ये बनेगा एक अदद टर्चरी स्ट्रक्चर। ऑलराइट। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन के बारे में क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है। हीमोग्लोबिन कौन सा? हीमोग्लोबिन इटसेल्फ एक प्रोटीन है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो ये जो है वो क्वेश्चन आता है पेपर में। इसको जो है वो इसका आंसर आप लोग जो है वो मुझे लेक्चर के बाद दिएगा कि हीमोग्लोबिन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड चेन्स, अमाइनो एसिड चेन्स का क्या मतलब है कि भाई जो है वो टर्चरी टर्चरी स्ट्रक्चर्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जब आपस में एक साथ जुड़ जाएं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर आपकी बुक कहती है, उसकी वजह से आपस में जुड़ जाएं, तो इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड की चेन, टर्चरी हो गई, कोई सी भी चेन्स हो गई, वहां के अगर आपस में जुड़ना शुरू हो गई, दैट इज कॉल्ड अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऑलराइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक बड़ी मजेदार टॉपिक है, और फिजियो इसको हम पैथोलॉजी भी कहते हैं। ये पहले नॉर्मल अभी, अच्छा देखें, पैथोलॉजी में ना बेसिक, जब भी एक बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है तो पैथोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है, तो अपने जितने ज्यादा डिजीजेज हैं उनकी पैथोलॉजी को पढ़ेंगे तो उतना ज्यादा आपको बायोलॉजी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, वही मैं कहता हूँ कि जितना ज्यादा बायो को अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा बायोलॉजी समझ आएगी। ठीक है,
अच्छा, अब एक-एक पॉइंट मैं यहाँ समझा रहा हूँ। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। किसमें प्रेज़ेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में प्रेज़ेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं? डेफिनिटली ब्लड में प्रेज़ेंट होते हैं और इनका डिस्क शेप रेड ब्लड सेल्स की होती है। ऑलराइट? अच्छा, हीमोग्लोबिन के अंदर होती हैं 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो 2 में कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। ऑलराइट? 182। अच्छा, 2 बीटा चेन्स हैं, इसी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 146 एक चेन में है तो 2 में कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लें 192। अच्छा, अब सिकल सेल एनीमिया, थोड़ी सी पैथोलॉजी आती है हमारे पास। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो बीटा चेन में चेंज हो जाता है। क्यों भाई? अमाइनो एसिड में प्रोटीन बेसिकली बनता कैसे है? अभी आगे भी पढ़ेंगे हम, लेकिन प्रोटीन बनता कैसे है? प्रोटीन के लिए क्या होता है कि एक मैसेंजर आरएनए आता है। कहाँ से आता है? न्यूक्लियस से आता है। आके वो फिर राइबोसोम पे अटैच होता है, फिर वहां पे ट्रांसलेट होता है, जो है उसके बाद फिर उससे प्रोटीन बनता है। अब मसला कहाँ पे आ रहा है भाई? चेन में अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस चेंज हो गया है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अब मसला यहाँ पे डायरेक्टली कहीं उड़ के नहीं आया। मसला मसला जीन में ही है। तो बीटा ग्लोबिन जीन आपकी बीटा ग्लोबिन जीन होती है, आपकी बुक कहती है उसका नाम है बीटा ग्लोबिन जीन। उसमें डिफेक्ट आता है जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया डेवलप होता है। ऑलराइट? अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक जेनेटिक म्यूटेशन, ऑब्वियसली पॉइंट म्यूटेशन होती है, जेनेटिक म्यूटेशन कॉजिंग अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज कॉल्ड सिकल हीमोग्लोबिन। ऑलराइट? अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मसला आता क्या है। बेसिकली हम बात तो कर रहे हैं ना कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, लेकिन भैया सीक्वेंस चेंज क्या होता है? इसमें जो ग्लूटामिक एसिड इटसेल्फ इज एन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, वो रिप्लेस हो जाता है। नॉर्मल उसी को प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि क्योंकि जीन में डिफेक्ट आया है, तो जब उसकी ट्रांसलेशन होगी उसमें भी डिफेक्ट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है? तो जब हमने प्रोटीन में देखा तो उसकी 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था नॉर्मली, जिसकी वजह से एक नॉर्मल फंक्शनिंग होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे मसला क्या हुआ कि भाई बीटा चेन जो कि हीमोग्लोबिन थी उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया वेलिन। अब वेलिन क्या है भाई? वेलिन इटसेल्फ खुद भी एक अमीनो एसिड है। तो ये मसला आता है सिकल सेल एनीमिया में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है ना वो इम्पेयर हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर एनीमिया, फिर हमें बहुत सारे इश्यूज डेवलप होते हैं, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है? तो वो ऑक्सीजन कोई बाहर से कम नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर ही वो सलाहियत खत्म हो गई है कि वो ऑक्सीजन को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट कर सके। ऑलराइट? अच्छा, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्रोटीन की जल्दी से। तो क्लासिफिकेशन, प्रोटीन दो तरह से क्लासिफाई होता है, फिब्रस प्रोटीन या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है फाइबर या फिर फिलामेंट लाइक होता है, ग्लोबुलर का स्पेरिकल या फिर जो है वो ग्लोबुलर इन शेप होता है। अच्छा, फिब्रस प्रोटीन जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाइल फंक्शनिंग हमें नजर आते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन वाइल इन फंक्शन हमें टर्चरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात पेपर में आ सकती है कि भाई फिब्रस प्रोटीन को हम कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इसी तरह ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास कैन बी क्रिस्टलाइज इन इलास्टिक एंड सॉल्युबल इन एक्वियस मीडियम, ठीक है? सॉल्युबल होते हैं किसमें? एक्वियस मीडियम में सॉल्युबल होते हैं, और इन इलास्टिक होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्योंकि पेपर में आ सकती है। अच्छा, कोलाजिन, एक्टिन, फिब्रिनोजिन, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कोलेजन हमारे जो है वो बॉडी के बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है कोलाजन, ठीक है? बोन्स में प्रेजेंट होता है कोलाजन। एक्टिन एक्टिन हमारा प्रेजेंट होता है जब आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन, वहां पे आप लोग को एक्टिन मायोसिन नजर आएगा। केराटिन हमारे हेयर्स में, नेल्स में प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स हमारा जो है वो प्रोटीन है। फिब्रिनोजिन। अच्छा, फिब्रिन एक एक्टिवेटेड फॉर्म है। जिन, GEN जहां पे भी आ जाए इसका मतलब है वो प्रीकर्सर है, यानी इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। तो फिब्रिन, और फिब्रिन की इनएक्टिवेटेड फॉर्म क्या है? फिब्रिनोजिन। तो फिब्रिनोजिन हमारे पास एक प्लाज्मा प्रोटीन, आप लोग कह लें कि ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा प्रोटीन तो नहीं, हाँ मतलब कह सकते हैं इसको, लेकिन ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, और ये हमारी जो क्लॉटिंग होती है ना उसमें एक नेट बनाता है, उसमें हेल्प करता है। इंशाल्लाह आगे जाके सारी चीजें भी पढ़ेंगे आप लोग। अच्छा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स जहां पे भी आए ना वहां पे हार्मोन्स और एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, चैनल प्रोटीन्स, ये सारी एग्जाम्पल माइंड में आनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन को लेकर आप लोगों का बुक में एक ये टेबल है, तो इसको लाजमी 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 करना है। इसमें देखें कोलाजिन, इलास्टिन, केराटिन, हिस्टोन, मतलब ये हैं रोल्स। अच्छा, प्रोटीन जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाने वाला काम भी कर सकता है और फंक्शनल भी काम कर सकता है। तो कोलाजिन मैंने बताया कि ये प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, बोन्स में, तो वहां पे ये स्ट्रक्चर बना रहा होता है। इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यूज में, फेशिया में प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के। फेशिया मुश्किल टर्म हो जाएगी। इलास्टिन समझ लें कि कनेक्टिव टिश्यूज, चले आप समझ लें टेंडन्स, लिगामेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा है केराटिन। केराटिन हमारा, मैंने जैसे बताया कि हेयर्स में, नेल्स में,
फेदर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हॉर्न्स में, बीक्स में, जितने हार्ड हार्ड पार्ट्स हैं ना हमारी बॉडी के या फिर एनिमल्स के, उनमें प्रेजेंट होता है केराटिन। हिस्टोन प्रोटीन्स आगे जाके पढ़ेंगे। न्यूक्लियो प्रोटीन्स, जब भी हम एक डीएनए का सुपर क्वाइड स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके सेंटर में हमें हिस्टोन प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। फिर फंक्शनल प्रोटीन में एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने हीमोग्लोबिन तो खैर मैं बहुत ज्यादा बता चुका हूँ। अच्छा, फिब्रिनोजिन, केसीन, केसीन का भी हम डाइजेशन में आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि है हमारी लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन। ये सारे वो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन की वो फॉर्म्स है जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती है, एंजाइम रिएक्शन तेज करती है, हार्मोन्स, हमारी बॉडी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है हार्मोन्स। अच्छा, ठीक है, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जब भी कोई इन्फेक्शन होता है। हीमोग्लोबिन का मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब प्रोटीन वाला हमने वाइंड अप कर दिया। अब हम मूव करते हैं लिपिड्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब लिपिड्स क्या है? लिपिड्स क्या है? कलेक्टिव नेम है किसका? वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का। अब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में तो हम देख रहे थे कि एक सीक्वेंस चल रहा था, लेकिन लिपिड्स में क्या है? लिपिड्स में कोई हमें जो है वो सिंक नहीं मिलेगा, एक सीक्वेंस नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक हमारे पास लाइक इरेगुलरिटी सी होगी। ऊपर प्रोटीन्स में तो हमने देखा ना कि भाई मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इसी तरह ओलिगोसेक्राइड। प्रोटीन्स हमने देखा अमाइनो एसिड क्या है, डाइपेप्टाइड, या एक सीक्वेंस चल रहा था, मिल मिल के बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स बन रहे थे, पॉलीमर्स। लेकिन लिपिड्स में क्या है हमारे पास कि कलेक्टिव नेम है वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का। अब लिपिड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर है। कार्बन हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन से रेशियो है, जो कि कार्बोहाइड्रेट में क्या था, वाटर के जितना था, लाइक मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हमारा रेशियो था कार्बन और ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, बहुत ज्यादा था। मतलब CnH2nOn, मतलब कार्बन ऑक्सीजन तो सेम प्रेजेंट थे और हाइड्रोजन के भी करीब करीब था। लाइक अगर हाइड्रोजन 4 थे तो ऑक्सीजन 2 थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर C55 है, ठीक है, और H अगर 110 है, H 110 है, ऑक्सीजन सिर्फ 4 मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिपिड्स की ये एक प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर ऑक्सीजन का जो रेशियो है बहुत कम होता है, ठीक है। ये हमने कर ली बात। इनसॉल्युबल इन वाटर है, ऑयल को अगर आप वाटर में डालें तो सॉल्युबल नहीं होगा। अभी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन में, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स में, स्टेरॉइड हार्मोन्स के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिपिड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, फंक्शन है, सॉरी। अच्छा, अब क्लासेस होती हैं लिपिड्स की। लिपिड्स की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। पहली क्लास क्या है? असाइल ग्लिसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल के बारे में कहा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स है। एस्टर है किसका? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो कि एक अल्कोहल है, और फैटी एसिड जो कि एक अदद कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, एस्टरिफिकेशन रिवाइज करा देता हूँ कि भाई अल्कोहल जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा ना, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा हाइड्रोनियम आइंस की प्रेजेंस में, जिसके नतीजे में हमारा एस्टर बनेगा और एक अदद वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ये बहुत मशहूर रिएक्शन है जिसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड केमिस्ट्री में आपको ये मिल जाएगा। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अल्कोहल हमारा ग्लिसरॉल, जैसे मैं बता चुका हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फैटी एसिड। अच्छा, जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो जो एस्टर बनेगा ना, उसको हमने कह दिया असाइल ग्लिसरॉल, जो कि हमारी पहली क्लास है लिपिड्स की, जिसको हम पढ़ेंगे, एंड उसके साथ बनेगा वाटर। अच्छा, अब ग्लिसरॉल क्या है कि तीन का ग्लिसरॉल, एक हमारा जो है वो अल्कोहल तो है, लेकिन कैसा अल्कोहल है? एक ऐसा अल्कोहल है जिसके अंदर 3 कार्बन है, और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, मतलब कि इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अल्कोहल की अगर क्लासिफिकेशन याद है तो अल्कोहल को हम डाई हाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रोक्सी की बेसिस पर भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो ग्लिसरॉल क्या है? एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का दूसरा नाम है, ठीक है। फैटी एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एक ग्रुप है वो अटैच हो किससे? एक आर से, और जो आर अल्काइल रेडिकल है, उसकी रेंज कितनी हो उसके अंदर कार्बन की? उसकी रेंज हो 2 to 30, तो इसको हम कहते हैं फैटी एसिड, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि फैटी एसिड क्या है और ग्लिसरॉल क्या है। अच्छा, फैटी एसिड जो है वो यहाँ देख लेते हैं कि सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। मैंने क्या बताया फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनके अंदर जो आर रेडिकल है, जो अल्काइल ग्रुप है, उसके अंदर जो प्रेजेंट कार्बन एटम्स, उनकी रेंज कितनी है? 2 से लेके 30 तक, तो हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड। अब अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड है तो वो सॉलिड होगा, क्योंकि उसके अंदर नो डबल बॉन्ड्स, और ये फैट्स, स्टेरिक एसिड इसकी एग्जांपल है। अच्छा, अनसैचुरेटेड होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और इसके अंदर डबल बॉन्ड्स हमें मिलेंगे, और ये ऑयल या फिर ओलिक एसिड इसकी एग्जांपल है, ऑयल फॉर्म में या लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे हमें सैचुरेटेड सॉलिड मिलेगा और अनसैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा, ठीक है। और इसकी अनसैचुरेशन किस वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, ऑलराइट। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं एक और बात
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने क्या बताया कि एस्टरिफिकेशन क्या है, कि ग्लिसरॉल का फैटी एसिड से मिलना क्या है, एस्टरिफिकेशन। जब एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड से मिलेगा तो बनेगा मोनो एसाइल ग्लिसरॉल या मोनोग्लिसराइड, ठीक है। जब एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड से मिलेगा, लेकिन जब एक ही ग्लिसरॉल दो फैटी एसिड से उसकी जो है वो एस्टरिफिकेशन हो जाएगी, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे दो है ना, दो प्रेजेंट है, दो भी हो सकते हैं, तीन की भी एस्टरिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर दो फैटी एसिड आ गए तो ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल या डाइग्लिसराइड कहलाएगा। और अगर वन ग्लिसरॉल है तो इसके अंदर तीन फैटी एसिड्स होंगे, सॉरी, वन ग्लिसरॉल है और अगर तीन फैटी एसिड के साथ ये एस्टरिफिकेशन हो जाए इसकी, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, एक यहाँ पे एडिशनल बात बता देता हूँ कि हमारी हमारे जो बॉडी के अंदर हार्ट अटैक्स वगैरह की या फिर जो हेमरेजेस वगैरह हो जाते हैं, उनकी जो बहुत बड़ी जो रीज़न है वो ट्राइग्लिसराइड्स की एक्यूमुलेशन है हमारी ब्लड वेसल्स में, ऑलराइट। जब इनकी वैल्यू बढ़ती है, इसलिए कहते हैं कि फैटी चीज़ों को दूर हमें नहीं खाना चाहिए इतना ज़्यादा। उसका रीज़न ये है कि ये हमारे जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है कहाँ पे, जो वेजल्स हैं उसमें, फिर लिवर पे भी इफेक्ट होता है, सिरोसिस वगैरह हो जाता है, इसमें लिवर भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें जो फैटी चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये एक बायोमोलिक्यूल है, तो ये इसेंशियल भी है हमारी बॉडी के लिए, तो हमें कुछ क्वांटिटी फैट्स की चाहिए भी। एक नॉर्मल इंसान का एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये पेपर में भी आ सकता है, कि 16 किलोग्राम एक एवरेज इंसान के बॉडी के अंदर 16 किलोग्राम फैट हो सकता है, ठीक है। और जो है वो उसके लाइक फैट जो है, जैसे मैंने बताया कि वो एनर्जी स्टोरेज भी है, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो 144 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी भी लिबरेट करता है, अगर 16 किलोग्राम फैट को अगर हम देखें तो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है। अच्छा जी, ट्राइग्लिसराइड को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। मैंने क्या बताया कि भाई एक ग्लिसरॉल होगा और अगर एक फैटी एसिड होगा, तो ये है क्या, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल या मोनोग्लिसराइड। दो है तो डाइग्लिसरॉल, डाइसाइल ग्लिसरॉल या डाइग्लिसराइड। लेकिन अगर तीन है तो इसका मतलब है कि भाई ग्लिसरॉल प्लस तीन फैटी एसिड, तो इसका मतलब है ये ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास ग्लिसरॉल है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ होगा, यहाँ पे ओ OH था, यहाँ पर ओ OH था, ठीक है, यहाँ पर O के साथ H था अल्कोहल वाला, और यहाँ पे कार्बोक्सिल वाला OH था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, वाटर निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया, तो ये बना क्या, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को बहुत सही तरीके से करना है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं वैक्सेस पे, थोड़ा सा देख लेते हैं। वैक्सेस का क्या है कि भाई हाईली हाइड्रोफोबिक। वैक्स की जब भी मैं एग्जांपल बोलता हूँ ना, पॉलिश पॉलिश को देख लिया करें, पॉलिश को देख लिया करें, तो आसान हो जाता है। या कैंडल कैंडल को देख लिया करें, कैंडल को कभी पानी में डाल के देखें, कभी मिक्स नहीं होगी, क्योंकि वो हाईली हाइड्रोफोबिक है। अच्छा, वैक्सेस के अंदर क्या होता है कि ये एस्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट तो है, लेकिन इसके अंदर जैसे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में तो एक ग्लिसरॉल एक मतलब वहां पे एस्ट्रिफिकेशन तो हो रही थी, लेकिन एस्ट्रिफिकेशन में क्या जरूरी था, वहां पे ग्लिसरॉल जरूरी था, वहां पे फैटी एसिड जरूरी था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ग्लिसरॉल का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड, कोई सा भी एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो सकता है। मैंने क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है, जिसमें टू से लेकर 30 तक अल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन हो सकते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से सिमिलर है, वो हो, और उसकी एस्ट्रिफिकेशन हो जाए किसके साथ, एक लॉन्ग चेन अल्कोहल, ट्राइकॉन्टिनॉल इसकी एग्जांपल होती है, तो उसको हम कहते हैं वैक्सेस। वैक्सेस नेचुरल हो सकती है, सिंथेटिक भी हो सकती हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं, केमिकली इनर्ट होती है, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। बीज वैक्स, हनी कोम के अंदर हमें जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बीज वैक्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और कभी भी अगर आपके लीफ को ऑब्जर्व करें ना, लीफ के ऊपर आप हल्का सा पानी डाल के देखें, तो पानी जो है वो ज्यादा क्वांटिटी पानी की जो है वो उससे ऊपर से हट जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर उसको हम क्यूटिकल कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक क्यूटिन की लेयर है प्लांट्स के ऊपर, जो कि एक वैक्स है, ठीक है। अब आते हैं फॉस्फोलिपिड्स पे, जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। भाई फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड डिराइव है किससे, फॉस्फेटिडिक एसिड से। अब फॉस्फेटिडिक एसिड क्या है, इसको हमें देखना पड़ेगा। फॉस्फेटिडिक एसिड क्या है, फॉस्फेटिडिक एसिड में दो फैटी एसिड्स हैं, एक ग्लिसरॉल है। फैटी एसिड बताया था मैंने क्या है, कि दोबारा बता देता हूँ, ग्लिसरॉल को पहले बता देता हूँ कि भाई ये एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ऐसा अल्कोहल है जिसमें तीन कार्बन एटम्स हैं और तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, ऑलराइट। फैटी एसिड्स क्या हैं,
कि भाई एक कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH है, और उसके साथ जो R C डबल बॉन्ड O OH होता है ना, उसके अंदर जो R है, R जो कि अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल रेडिकल है, उसकी रेंज कितनी है 2 से लेके 30 तक, ये आपकी बुक कहती है ये वैल्यू, ठीक है। तो दो फैटी एसिड्स हैं, एक ग्लिसरॉल है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये हमारे पास क्या बनाता है, फॉस्फेटिडिक एसिड है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक फॉस्फेटिडिक एसिड है, जिसके अंदर ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड में यहाँ पर ये कर्व हो गई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, इसकी वजह से ये जो चेन है ये यूनिफॉर्म नहीं रही, लिनियर नहीं रही, ये थोड़ी सी कर्व हो गई है। ये जो ब्लू से नजर आ रहे हैं ग्लिसरॉल है, और ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। अब फॉस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव होने का क्या मतलब है कि फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ अगर कोलिन, इनोसिटॉल, सिरीन या इथेनॉल अमाइन, इन चारों में से कोई भी एक चीज अगर आके फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ लग जाए, उसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ लग जाए, तो क्या बनेगा, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा, ठीक है। अब ये होती है, अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन या मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड, जो कि है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एमसीक्यूज के लिए। इसमें क्या होता है कि फॉस्फेट के ऊपर एक कोलिन लग जाता है। कोलिन क्या है, कोलिन एक ग्रुप है जो कि आके लग जाता है फॉस्फेट के ऊपर, तो ये क्या बन जाता है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फॉस्फेटिडाइल का मतलब क्या है, फॉस्फेटिडिक एसिड है। फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर ये रहा, और जो येलो से नजर आ रहा है ये कोलिन है। तो ये कोलिन आके लगा, तो ये अच्छा, एक और बात, ये कोलिन वाला एंड जो है ये हाइड्रोफिलिक एंड है, और जो ये फैट्स वाला एंड है, ये जो फैटी एसिड मैंने बताया था ना फैट्स लिपिड्स के बारे में, कि भाई ये वाटर से दूर भागते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ये जो फैट वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक एंड है, और ये कोलिन वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक एंड है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, लेसिथिन का, फॉस्फेटिडाइल कोलिन का। अब भाई सवाल है कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो भाई सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है हमारा लिपिड वाला, जो एक उसकी बाय लेयर होती है, वो किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, तो ये वही वाला फॉस्फेटिडाइल कोलिन है या फिर लेसिथिन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्पीन्स की। ये भी छोटा सा है टॉपिक। टर्पीन्स क्या होते हैं कि ये आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होते हैं। अब आइसोप्रीनॉइड यूनिट क्या होता है कि ये 5 कार्बन एक यूनिट होता है, जिसके अंदर ये मैंने यूनिट ड्रॉ भी कर दिया, ये हाईली वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। टर्पीन्स जो है वो आइसोप्रीनॉइड यूनिट जो कि मैंने यहाँ बनाया है उसका डेरिवेटिव है, या उससे कंपोज हुआ हुआ होता है, उससे बना हुआ होता है, ठीक है। अगर दो, अच्छा अब ये बात गौर से सुनिए कि अगर दो आइसोप्रीनॉइड यूनिट है, दो आइसोप्रीनॉइड यूनिट मिलके एक मोनोटर्पीन बनाते हैं। मोनोटर्पीन की एग्जांपल है मेंथॉल, ठीक है। मेंथॉल जो है वो हमारे पास सबने सुना हुआ होगा, ये मेंथॉल एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है। मेंथॉल हमारे पास एज अ कूलिंग एजेंट सोप्स में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, मेंथॉल, अच्छा अगर 4 आइसोप्रीनॉइड यूनिट है तो डाइटरपीन होगा, यानी कि दो मोनोटर्पीन अगर मिले तो एक डाइटरपीन बना। तो एक बात बताएं, मोनोटर्पीन में कितने आइसोप्रीनॉइड थे, दो, तो डाइटरपीन में दो मोनोटर्पीन है, तो यानी कि 4 इसके अंदर आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होंगे। विटामिन ए, फाइटोल टेल, जब आगे जाके सेल में बायो एनर्जेटिक्स में सेल में आप लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसके अंदर एक फाइटोल टेल होती है, वो 4 आइसोप्रीनॉइड यूनिट यानी कि एक डाइटरपीन से बनी हुई होती है, ठीक है। देन वी हैव ट्राइटरपीन, एम्ब्रीन इसकी एग्जांपल है, इसके अंदर 6 आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो डिवीजन है इसको भी पता होना चाहिए। दोबारा से बता देता हूँ, मोनोटर्पीन मतलब दो आइसोप्रीनॉइड, डाइटरपीन मतलब दो मोनोटर्पीन और 4 आइसोप्रीनॉइड, ट्राइटरपीन मतलब 3 मोनोटर्पीन और 6 आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए। अब आते हैं स्टेरॉइड पे। स्टेरॉइड क्या है कि भाई हाई मॉलिक्यूलर वेट का एक लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल का नाम सबने सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रीकर्सर है, जैसे मैंने फिब्रिनोजिन का बताया कि फिब्रिनोजिन, GEN जहां पर भी आ जाए। प्रीकर्सर का क्या मतलब है कि किसी भी चीज को बनाने से पहले जो उसकी एक स्टेट इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं प्रीकर्सर, ठीक है। जैसे फिब्रिनोजिन, फिब्रिन का जो प्रीकर्सर है दैट इज फिब्रिनोजिन, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो किसका प्रीकर्सर है, जितने हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये वाले जितने भी सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स हैं इनका प्रीकर्सर है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। विटामिन डी का प्रीकर्सर है कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड का प्रीकर्सर है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास स्टेरॉइड न्यूक्लियस। स्टेरॉइड की हम जहां बात करें तो वहाँ स्टेरॉइड न्यूक्लियस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैंने बता दिया कि सिंथेसाइज फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट्स, हमने पढ़ के आ चुके हैं ऊपर। ये एक 17 कार्बन एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर 4 रिंग्स होती हैं। 3 रिंग्स के अंदर 6 कार्बन होते हैं और एक रिंग के अंदर 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस, इसको हम स्टेरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। अभी असल वाला न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि एक ये कोर है, कोर न्यूक्लियस कोर की जगह भी हम यूज करते हैं। तो ये एक हमारे पास
17 कार्बन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 4 रिंग्स हैं, इसको हम स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहते हैं। ABC अगर देखें तो ये 6 कार्बन रिंग है, 17 कार्बन इन टोटल, लेकिन इन तीनों के अंदर 6 कार्बन है। लेकिन ये जो लास्ट वाली रिंग है ये 4 ये है 5 कार्बन रिंग, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, इसका क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कितने हेक्सागोन होते हैं, कितने पेंटागोन होते हैं, तो 3 हेक्सागोन और 1 पेंटागोन होता है, ठीक है। ये कार्बन के स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी एक मेरा फेवरेट टॉपिक है। ये डिराइव फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड का डेरिवेटिव है। एराकिडोनिक एसिड क्या होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सिर्फ याद कर लें कि एराकिडोनिक एसिड का डेरिवेटिव है। इंड्यूस करता है हमारी बॉडी में फीवर एंड इन्फ्लेमेशन को, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इंटेंसिफाई करता है पेन को। भाई मुझे अगर कहीं पर भी ये ना एक लोकल टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, ब्रेन से भी आता है हमारे पास। ये हमारे अंदर जब भी कोई इंजरी होती है, कोई भी हमारे अंदर कोई भी चीज एंटर करती है, कोई भी इम्यून रिएक्शन स्टार्ट करना होता है, तो उसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, ठीक है। फीवर स्टार्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करते हैं किसी भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट, एक सिग्नलिंग एजेंट है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कैसे कि ये प्लेटिलेट्स को क्लॉट होने में मदद करते हैं, इनकी एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं, आपकी बुक ये वर्ड कहती है, ठीक है। अच्छा, ये पेन की सेंसेशन को इंटेंसिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक एस्पिरिन एक जो है वो मेडिसिन है जिसका सबको ही पता होगा पाकिस्तान में कि एस्पिरिन इतनी कॉमनली यूज्ड है एस्पिरिन। अच्छा, एस्पिरिन क्यों लेते हैं कि जब भी लोग बोलते हैं कि भाई कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई दर्द है, कहीं कुछ हो रहा है, तो एस्पिरिन ले लो। एस्पिरिन क्यों ले लो, क्योंकि एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ही रोक दी, तो ना रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, ना रहेगा कोई भी फीवर, ना रहेगी कोई इन्फ्लेमेशन, ना रहे कोई ब्लड क्लॉट, कोई पेन नहीं रहेगा। तो एस्पिरिन के साइड इफेक्ट्स ये भी हो सकते हैं कि भाई ये सारी चीजों को रोक देगी, तो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स कैसे शो करेगी। लेकिन यह है कि कुछ कहीं कभी कभी हमें एस्पिरिन को देना भी पड़ता है। तो बहरहाल बात पे रहते हैं कि एस्पिरिन रिड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड जो है वो सबसे पहले आइसोलेट हुआ था पस सेल्स से। किससे? पस सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं। जब व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ लड़ के थक जाते हैं ना, तो फिर वो एक पस सेल्स बना लेते हैं, बिल्कुल डेड फॉर्म होती है। उनके उनके न्यूक्लियस से हमें एक स्ट्रक्चर मिला स्विस फिजिशियन को, जिसको उन्होंने कहा न्यूक्लीन। और न्यूक्लीन की क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टीज थी, इसलिए उसको उन्होंने कह दिया कि भाई ये है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा बेस से दोबारा से आते हैं। जैसे लिपिड्स में तो हमने देख लिया ना कि भाई उसकी क्लासेस हैं डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे हमें दोबारा से, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में देखा, हमें बेस से पूरा आना पड़ेगा पढ़ते पढ़ते। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है कि ये मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सिंपल सी बात है कि भाई डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कह दिया, और जो आरएनए की उनको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कह दिया। अच्छा, अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो एक न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन में एक पेंटोज शुगर है, पर्पल से नजर आ रही होगी, मैंने यहाँ डायग्राम ऐड की है। तो एक ये पेंटोज 1 2 3 4 5, एक ये पेंटागन नजर आ रहा है, तो ये 5 कार्बन एक शुगर है। डीएनए के अंदर ये डीऑक्सीराइबोज होगी और आरएनए के अंदर ये राइबोज होगी, एज द नेम सजेस्ट। क्योंकि डीएनए के स्टार्ट में देखे ना डी आता है, आरएनए के स्टार्ट में आर आता है, तो डी स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज, एन फॉर न्यूक्लिक एसिड, ए फॉर एसिड। लाइकवाइज आरएनए में राइबोज, आर स्टैंड फॉर राइबोज, एन फॉर न्यूक्लिक, एंड ए फॉर एसिड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पेंटोज शुगर होगी, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। फॉस्फेट ग्रुप ये येलो से नजर आ रहा है कि फॉस्फेट PO4 ग्रुप होगा नेगेटिव के साथ, ये फॉस्फेट ग्रुप कहलाता है हमारे पास होगा, ठीक है। और एक अनोखी चीज इसमें होती है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस में क्या होता है हमारे पास, ये नजर आ रही है ब्लू से नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास जो है वो क्या कह सकते हैं इसको, अमाइनो एसिड कंटेनिंग बेसिस होती हैं, इनको इस तरह से कह लें आप लोग। दो तरह की होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, अमाइनो एसिड मैंने गलत बोल दिया, टू बी मोर स्पेसिफिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ये दो तरह की होती है, एक होती है प्यूरिन्स एंड एक होती है पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स डबल रिंग्ड होती हैं, पेपर में बहुत ज्यादा आता है इसलिए मैंने उसका मेंशन किया है। पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड होती हैं। एडेनिन, गुआनिन आर एग्जांपल ऑफ प्यूरिन, एंड साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल आर एग्जांपल्स ऑफ पायरिमिडीन। दोबारा बता देता हूँ, नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स आर डबल रिंग, पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग। प्यूरिन्स डबल रिंग होती है, इसकी एग्जांपल है एडेनिन, गुआनिन। पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग्ड, एंड ये साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल, ठीक है। अच्छा जी, अब डीएनए के अंदर, अच्छा डीएनए की जो मैंने बताया ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स, उनको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उनको हम कहते उनका नाम है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एंड आरएनए जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसकी न्यूक्लियोटाइड्स को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और उसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो होती हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, नहीं यूरासिल, क्योंकि यूरासिल सिर्फ प्रेजेंट होता है आरएनए में एंड डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होता है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड बनता किस तरह से है? दो स्टेप्स में बनता है। स्टेप वन, जो नाइट्रोजनस बेस है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। जो नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पे नजर आ रही होगी ब्लू से, जो डायग्राम मैंने बनाई है इसमें, जो नाइट्रोजनस बेस है ये आके लगती है नंबर 1 कार्बन पे। जिस कार्बन पे आके लग जाए उसको नंबर 1 कार्बन कहते हैं, पेंटोस शुगर। अच्छा, और जो है वो जो सॉरी, इसको हम फर्स्ट कार्बन पे आके नाइट्रोजनस बेस लग जाए, इसको हम कहते हैं कि ये स्टेप 1 है। और स्टेप 1 में ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। याद रहे कि अभी फॉस्फेट नहीं लगा है, फॉस्फेट को अभी भूल जाएं। यहाँ पे अभी आके पेंटोस शुगर पे सिर्फ नाइट्रोजनस बेस लगी है और इसको हमने कह दिया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड पे, क्योंकि अब ये वन जो न्यूक्लियोसाइड का जो 5th कार्बन है, उस 5th कार्बन पे जब आकर हमारा जो फॉस्फोरिक एसिड कह लें, फॉस्फेट ग्रुप कह लें, जब वो आके लग जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि वो बन गया क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो ये छोटी सी दो बातें थी, इनको जहन में रखिएगा। अच्छा, अब मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड कह लें, मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिस तरह मैंने वहां बताया था कि सैकराइड कह लें, मोनोसैकराइड कह लें, एक ही बात है। इस तरह न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल यूनिट है, इसी तरह मोनोन्यूक्लियोटाइड कह लें, एक ही बात है। अच्छा, मोनोन्यूक्लियोटाइड भी एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, ये आपकी एसटीबी में लिखी हुई है बात। अच्छा, मोनोन्यूक्लियोटाइड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटीपी का नाम तो सबने सुना वही होगा। इसके अंदर क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके अंदर एडेनिन होता है, राइबोस शुगर होती है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। एडेनिन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है यहाँ पे। एडेनिन बेस लगी हुई है, राइबोस शुगर है, 3 फॉस्फेट ग्रुप है। अच्छा, एटीपी जो है वो बहुत सारे हमारी बॉडी के रिएक्शन में काम आता है। क्यों? एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है, जहाँ भी एनर्जी की नीड होगी एटीपी जाएगा, एडीपी बनेगा, इनऑर्गेनिक एक फॉस्फेट ग्रुप अलग करेगा अपने आप से और एनर्जी रिलीज करेगा काफी सारी, और वो एनर्जी हमारी बॉडी के डिफरेंट रिएक्शन में काम आएगी। ठीक है, इसके बाद है डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास आता है निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी। ये एक कोएंजाइम होता है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो निकोटीन अमाइड होता है, शुगर फॉस्फेट होती है। और दूसरे जो, क्योंकि डाइन्यूक्लियोटाइड है तो ऑब्वियसली कंडेंसेशन होती है इसमें, लेकिन जो है यहाँ कंडेंसेशन थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। वो हमारे सिलेबस का इतना ज़्यादा पार्ट नहीं है, तो उसको हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बहुत डिटेल में, हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बताता हूँ कि भाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है वो कंडेंसेशन। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा थोड़ा सा शायद आगे जाके आ भी जाए वो। यहाँ पे निकोटिन अमाइड है, शुगर एंड फॉस्फेट है एक न्यूक्लियोटाइड में, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड्स है ना इसमें, डाइन देखे ना, निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, तो जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसमें एडेनिन है, शुगर है एंड फॉस्फेट है। मैं जो है वो इसकी एक पिक्चर भी आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है यहाँ पे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही तो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के थे, मैंने बताया था ना, डीएनए आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भाई डीएनए क्या है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एज एज द नेम सजेस्ट, एज मैंने बताया ऊपर। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन बेसेस होती हैं। एक और बात, एडेनिन, डीएनए के अंदर एडेनिन का जो क्वांटिटी होती है वो थाइमिन की इक्वल होती है, गुआनिन की क्वांटिटी जो है वो साइटोसिन की इक्वल होती है। क्वेश्चन आ जाए भाई कि एडेनिन का रेशियो इतना है तो थाइमिन का कितना होगा? तो इसका रेशियो हमेशा 1:1 आएगा। ठीक है, गुआनिन है तो गुआनिन का रेशियो 1:1 होगा गुआनिन का साइटोसिन से। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है इसके दोनों। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी है, डायग्राम से रिलेट करके देखते जाएं। दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, आउटर पार्ट जो है ना, जो ये येलो से नजर आ रहा है, ये फॉस्फेट बैकबोन कहलाती है, और ये फॉस्फेट एंड शुगर वाला जो पार्ट था ना न्यूक्लियोटाइड का, उससे मिलकर बना होता है। इनर पार्ट बेसिस से बना होता है। दोनों चेन्स जो है वो अपोजिट, लाइक एक साथ तो रन करती हैं लेकिन अपोजिट होती है एक दूसरे के। एक 5 to 3 होती है और एक 3 to 5 रन करती है। ठीक है, बीच में जो बेसिस हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो आपस में जैसे मैंने बताया ऊपर कि एडेनिन हमेशा थाइमिन की इक्वल होगी, तो एडेनिन थाइमिन की इक्वल इस तरह होगी कि एडेनिन हमेशा पेयर ही थाइमिन से करेगी, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। लाइकवाइज गुआनिन जो है वो पेयर करेगा हमेशा साइटोसिन से,
और इसके अंदर बस जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो 3 हो जाएंगे बस, ठीक है। तो ये डीएनए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर था। अब आते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे सिलेबस का ऑफिशियली पार्ट भी है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, कंटेन राइबोस शुगर, ये सारी बातें बता चुका हूँ। सिंगल स्ट्रैंडेड है। अच्छा, क्या कंटेन करता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है। 3 टाइप्स होती हैं इसकी, एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए की बात करूं तो ये सिंगल स्ट्रैंड होता है वेरिएबल लेंथ का, और इसकी लेंथ डिपेंड करती है, मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन इसकी लेंथ डिपेंड करती है जीन पे। और जो ये प्रोटीन बनाने वाला है, जो प्रोटीन, क्योंकि मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है कि भी एट द एंड जाके इसने न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम्स के साथ मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो चिपके हुए हैं राइबोसोम्स, उनके साथ मिलकर प्रोटीन बनाना है। तो इनका जो साइज है वो डिपेंड करता है प्रोटीन पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के अंदर आने वाले हर एक अमाइनो एसिड के लिए मैसेंजर आरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। फॉर वन अमाइनो एसिड देयर विल बी 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो उन 3 न्यूक्लियोटाइड्स के जो पेयर है, जो ट्रिपलेट है, उसको हम कहते हैं कोडॉन, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो लेंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के हवाले से, कि इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ जीन, क्योंकि भाई डीएनए से बन के आ रहा है ना, तो डीएनए पर भी डिपेंड करेगा ना। और दूसरी बात यह है कि प्रोटीन अल्टीमेटली जाके इससे प्रोटीन बनना है, तो इससे अल्टीमेटली प्रोटीन बनना है, तो प्रोटीन का मैंने वैल्यू बता दी कि 1 अमाइनो एसिड कोरिस्पॉन्ड टू 3 न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अच्छा, कुछ वैल्यूज हैं पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए ये मैसेंजर आरएनए होता है, न्यूक्लियस से राइबोसोम्स तक जाता है। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन बना दिया कि पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू, और फिर ये न्यूक्लियस से निकलेगा, और न्यूक्लियस से निकल के ये न्यूक्लियोपोर्स जो होते हैं उनसे निकल के ये जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म में वैसे भी घूम रहे होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अटैच्ड है उनके पास जाएगा, राइबोसोम पे अटैच होगा, और राइबोसोम पे अटैच होके ये राइबोसोम मैसेंजर आरएनए जी उसको इन्फॉर्मेशन देगा, और फिर वहां जाके ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए हमारे पास प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स में, और ये पैक्ड विद प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम में हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स होते हैं, तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट होता है वो आरएनए देता है, और साथ में प्रोटीन्स पैक्ड होते हैं। लार्जेस्ट आरएनए होता है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। 80% ऑफ टोटल आरएनए बनाता है, लाइक टोटल आरएनए का 80% होता है हमारा, और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो। क्यों भाई? मैसेंजर आरएनए जाएगा जब साइटोप्लाज्म में, इधर उधर थोड़ी घूमेगा, वो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो जाएगा राइबोसोम्स पे। और राइबोसोम में क्या है? राइबोसोमल आरएनए, जो कि एक प्लेटफॉर्म, भाई कोई भी रिएक्शन है उसको होने के लिए एक स्पेसिफिक जगह तो चाहिए ना, तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक तरह का आरएनए, जिसको हम आरआरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए की शॉर्ट फॉर्म है एमआरएनए, एंड राइबोसोमल आरएनए की शॉर्ट फॉर्म है आरआरएनए। तो जो प्लेटफॉर्म है सिंथेसिस के लिए, उस केमिकल रिएक्शन के लिए, वो है राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड करेगा, आरआरएनए, ठीक है। देन वी हैव ट्रांसफर आरएनए, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आरआरएनए हमारे पास स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, कंसिस्ट ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए में कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं हमारे पास। कहां पर? आरएनए में। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन ये कहीं कहीं डुप्लेक्स अपीयरेंस शो करते हैं, मैं बता दूंगा कहां पे। अच्छा, इनका जो जो 5, इसको हम कह सकते, एक सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे इमेज में अगर क्लियर करके बता दूं, थोड़ी सी इमेज में यहाँ पे यहाँ कर दूं, तो यहाँ पर ये एक ट्रांसफर आरएनए की जो है वो एक डायग्राम है। अच्छा, इसमें जो इसको कह लें कि आप इसका जो 5 वाला टर्मिनल है ना, 5th वाला टर्मिनल है, 5 हैश वाला जो टर्मिनल है इसका, वो टर्मिनेट करेगा किसमें? ग्वानिन बेसिस में, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 हैश या फिर 3 वाला जो टर्मिनल है वो टर्मिनेट करेगा हमेशा किसमें? CCA के सीक्वेंस में। CCA स्टैंड फॉर साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन के सीक्वेंस में हमारे पास ये एंड करेगा। और अमाइनो एसिड, ये जो 3 हैश वाला टर्मिनल है या 3 साइड वाला टर्मिनल है, तो यहाँ पर जाके जो ये जो CCA जो हमारे पास एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर ही अमाइनो एसिड, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसफर करवाता है किसको? अमाइनो एसिड को। तो जो अमाइनो एसिड है वो इस CCA पर ही आके 3 वाले टर्मिनल पर ही आके अटैच होता है, ऑलराइट। अच्छा, इसके अंदर 3 लूप्स होती हैं, इसका मिडिल डी लूप्स कह लें, मिडिल डी एंड थीटा लूप्स कह लें, या टी लूप्स कह लें, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो UCA नजर आ रहा है, ये एंटीकोडॉन है। ये वाले जो जगह है ये मिडिल लूप कहलाती है, और या एंटीकोडॉन लूप आप इसको कह लें। यहाँ पे 7 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं, जिसमें जो सेंट्रल 3 होती है वो एंटीकोडॉन होती है।
अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये वाली जो है हमारे पास डी लूप है और ये थीटा लूप है, और ये मैंने बता दिया अमाइनो एसिड रिसेप्टर एंड है। यहाँ पे CGA, ये सीरीन SER लिखा हुआ है, सीरीन अमाइनो एसिड ये लगा हुआ है CGA सीक्वेंस पर। ऑलराइट, अच्छा, टीआरएनए जो है वो एटलीस्ट 1 टीआरएनए फॉर ईच ऑफ 20 अमाइनो एसिड, मतलब कि जितने अमाइनो एसिड ऊपर बताया था कि भाई मोस्ट कॉमनली प्रोटीन में 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, तो हर अमाइनो एसिड के लिए एटलीस्ट 1 ट्रांसफर आरएनए मौजूद है। 60 तरह के ट्रांसफर आरएनए हमारे पास टोटल अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं 45 ह्यूमंस में, जो कि डिफरेंट तरह के स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से उठा के राइबोसोम पर लेके आते हैं, जहां पर मैसेंजर आरएनए की मदद से ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लाता है। मैसेंजर आरएनए पूरा मैसेज एक ट्रांसलेट करके ट्रांसक्रिप्शन आईवी होती है, उसको देखते हुए राइबोसोमल आरएनए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और वहां पे पूरा हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, क्लोव लीफ स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, 2 डायमेंशंस में ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्लोव लीफ कह सकते हैं। क्लोव लीफ स्ट्रक्चर कहलाता है ये ट्रांसफर आरएनए का। ठीक है, अब छोटा सा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स के मिलने से बने। वो दो तरह के कौन से बायोमोलिक्यूल? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बने। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स जो हमारे सिलेबस में है, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स तो लिपिड नजर ही आ रहा है। तो ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक ग्रे मैटर होता है, एक व्हाइट मैटर होता है। तो व्हाइट मैटर नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट इन माइलिन शीथ। माइलिन शीथ न्यूरॉन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स की कमी से जो है वो माइलिन शीथ जो है वो बनना खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक डिजीज होता है जो कि आप लोग आगे जाके सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स में एक डिजीज पढ़ेंगे। में ग्लाइकोलिपिड्स की जो है वो डिसऑर्डर होता है ग्लाइकोलिपिड्स का, जिसकी वजह से माइलिन शीथ थोड़ी सी इम्पेयर हो जाती है, नर्वस सिस्टम के इश्यूज आने लग जाते हैं। इसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट जो है फंक्शनल यूनिट्स की फॉर्म में। देन वी हैव ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे प्रोटीन्स एज द नेम सजेस्ट, ग्लाइको फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स के तौर पे एक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के तौर पे एक्ट करते हैं, रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजन, एबीओ ग्रुप, आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव लाइपोप्रोटीन्स एज द नेम सजेस्ट, लाइपो स्टैंड फॉर लिपिड्स एंड प्रोटीन स्टैंड फॉर प्रोटीन्स। ये हमारे पास मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, योग मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जब एक एम्ब्रियो होता है तो उसके साथ एक योक वाला पार्ट होता है, एग में भी एक योक वाला पार्ट होता है, तो उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव न्यूक्लियोप्रोटीन्स, द वेरी लास्ट। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स हैं। अच्छा, अब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स हैं, और मैंने ऊपर बताया था हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में, भाई ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स का सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम देखते हैं कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड। तो डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स हैं। राइबोसोम्स मैंने क्या बताया कि भाई एक ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है वहां पे राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए दे रहा होता है, एंड प्रोटीन्स वहां पे उसके अपने प्रोटीन्स होते हैं स्पेसिफिक। और क्रोमोसोम्स में जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट होता है वो डीएनए दे रहा होता है, उसके प्रोटीन्स अपने हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, वो हमने देख लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आप लोग को याद करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेक्चर बना दिया है। सो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच।